सो स्टूडेंट्स, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आईएमपी है। हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड? Geological phenomena such as the drifting of land masses and their separating into countries help us to know about the history of humankind. इसका मतलब है कि ये जो जियोलॉजिकल फिनोमेना है, जियोलॉजिकल फिनोमेना क्या है? सबसे पहली बात, ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मासेस एंड देयर सेपरेटिंग इनटू कंट्रीज। लैंड मास का लैंड का बड़े बड़ी ज़मीनों का क्या होना? ड्रिफ्टिंग होना, टूटना। एंड देयर सेपरेटिंग, सेपरेटिंग मतलब होता है अलग अलग होना, और उनका सेपरेटिंग होना किस में सेपरेट हो रही है? इनटू कंट्रीज, कंट्रीज मतलब अलग अलग देशों में। हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, ये हमारी मदद करता है ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री को जानने में, ह्यूमन काइंड के इतिहास को जानने में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, What were the writer's feelings on reaching Antarctica? अंटार्कटिका पहुंचने पर राइटर की फीलिंग का क्या है? फीलिंग मतलब एहसास क्या है, उसे किस चीज़ का अनुभव होता है? तो सबसे पहली बात, इस लेसन के जो राइटर है वो है तिशानी दोषी। उन्होंने अंटार्कटिका पहुंचने के बाद अपने होने वाले एक्सपीरियंस को, होने वाली फीलिंग्स को शेयर किया है। तो आंसर है, द राइटर्स फर्स्ट इमोशन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका वॉज दैट ऑफ रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है सुकून। द राइटर्स फर्स्ट इमोशन, राइटर्स यानी लेखक का पहला इमोशन, पहला जो एहसास रहा ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने पर, वॉज दैट ऑफ रिलीफ, वो एक सुकून का एहसास रहा। यहाँ पे रिलीफ लिखा है ना, इस रिलीफ का मतलब है सुकून, ठीक है। He felt amazement on seeing its vastness and immense white landscape। यहाँ पे एक शब्द लिखा है ये वास्टनेस। इस वास्टनेस का मतलब होता है बहुत दूर तक फैला हुआ, और इमेंस यानी बहुत गहरा, ठीक है, डूबा हुआ। तो अंटार्कटिका पहुंचने पर पहली चीज़ तो उनको रिलीफ फील होता है, सुकून फील होता है। दूसरी बात, ही फेल्ट अमेजमेंट, अमेजमेंट यानी आश्चर्यचकित हो जाना। वो एक आश्चर्य का अनुभव करती है, क्या देखकर? ऑन सीइंग यानी देखकर। क्या देखकर? दो चीज़ें, एक तो ये वास्टनेस और ये इमेंस वाइट लैंडस्केप। क्योंकि अंटार्कटिका में पूरी बर्फ़ है, तो वो पूरा का पूरा एक बर्फ़ से ढका हुआ लैंडस्केप की तरह दिखता है। तो दो चीज़ें अंटार्कटिका में थी, पहली चीज़ उसकी वास्टनेस और दूसरा उसका इमेंस वाइट लैंडस्केप, जो कि राइटर को बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी आईएमपी है। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, व्हाट शॉर्ट ऑफ ब्राइटनेस एंड साइलेंस प्रिवेल्ड इन अंटार्कटिका ड्यूरिंग समर। अंटार्कटिका के ड्यूरिंग समर में, मतलब अंटार्कटिका में जो गर्मी होती है उस समय सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें, किस प्रकार की ब्राइटनेस यानी चमक और किस प्रकार का साइलेंस वहाँ पे फैला हुआ रहता है, पाया जाता है? आंसर देखते हैं। The brightness that prevailed in Antarctica was strange as the austral summer light, ठीक है। यहाँ आंसर देखते हैं, द ब्राइटनेस दैट प्रिवेल्ड इन अंटार्कटिका वॉज स्ट्रेंज एंड ऑस्ट्रल समर लाइट एज द ऑस्ट्रल समर लाइट। तो अंटार्कटिका में जिस प्रकार की ब्राइटनेस है, जिस प्रकार की चमक है, ये चमक बहुत ही स्ट्रेंज यानी अजीब सी होती है, जैसे कि एक ऑस्ट्रल समर लाइट होता है, ठीक है। द साइलेंस देयर वॉज वाइड स्प्रेड, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेशनल क्लेविंग आइस शीट। और इस प्रकार का जो साइलेंस होता है, साइलेंस मतलब क्या होता है? साइलेंस मतलब होता है एक प्रकार की शांति होना, है ना, एक प्रकार की शांति होना। तो ये जो साइलेंस होता है, ये जो शांति है, देयर वॉज वाइड स्प्रेड, जो कि वहाँ फैली हुई रहती है। वाइड स्प्रेड यानी होता है फैला हुआ होना। इंटरप्टेड ओनली,
इस प्रकार के साइलेंस को, जो कि वहाँ पूरी तरह से फैला हुआ है, केवल एक ही चीज़ उसे इंटरप्ट करती है। इंटरप्ट करना यानी होता है बीच में अड़ंगा डालना, परेशान करना। क्या इंटरप्ट करती है? द ओकेशनल क्लेविंग आई शीट। ओकेशनल यानी कभी कभी पड़ने वाली, क्लेविंग आई शीट बर्फ की चादर, जो कि इस पूरे के पूरे चमकदार लाइट को ढक देती है। तो केवल कभी कभी ऐसा होता है वहाँ पे समर में कि एक आइस शीट होती है, एक बर्फ़ की चादर जो है इनको इंटरप्ट करती है, इनको परेशान करती है, इनके बीच में टांग अड़ाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 IMP क्वेश्चन है। What do you think is the reason behind the success of the program Student on Ice? यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टूडेंट ऑन आइस। ये प्रोग्राम अंटार्कटिका में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका पर्पस क्या है और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस वॉज अ सक्सेस। ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है? बिकॉज इट ऑफर्ड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर। क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर ऑफर करता है, प्रदान करता है। लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर यानी एक ऐसा दौर या एक ऐसी सिचुएशन आना जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। अब ये लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर ऑफर कर रहा है, किसको कर रहा है? टू द फ्यूचर जनरेशन को। फ्यूचर जनरेशन मतलब आने वाली पीढ़ी को। ऑफ पॉलिसी मेकर्स एट एन एज व्हेन दे कुड एब्जॉर्ब, लर्न एंड एक्ट। मतलब क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है, तो ये प्रोग्राम जो है स्टूडेंट्स को लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, और वो भी उनकी उस एज में जब वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एब्जॉर्ब करना यानी सोख लेना। सोख लेना मतलब जैसा उनके सामने हो रहा है हूबहू वैसा ही ग्रहण कर लेना। लर्न यानी होता है सीखना, और एक्ट यानी जो चीज़ जैसी हो रही है वैसी करके देखना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन है, और अभी जो उनकी एज है उस एज में वो जो उन्हें सिखाया जाए वो सीख सकते हैं और करके देख सकते हैं। इस वजह से ये प्रोग्राम जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, IMP क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वाई डज द ऑथर ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ state that in 12,000 years man has managed to create a ruckus on this earth। ठीक है, इस सवाल का मतलब है कि जर्नी टू द एंड टू द अर्थ के जो ऑथर है, ऑथर ने ये बात स्टेट दैट मतलब क्यों कही है कि 12,000 साल, इन 12,000 ईयर्स 12,000 साल में मनुष्य मैन मतलब मनुष्य ने हैज़ मैनेज टू क्रिएट अ रकस ऑन दिस अर्थ। मनुष्य ने इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर रकस क्रिएट करना सीख लिया है। रकस मतलब होता है एक प्रकार का प्रदूषण, जैसे बहुत ज़्यादा शोरगुल को रकस कहते हैं। तो यहाँ पे रकस मतलब है एक प्रकार का प्रदूषण, है ना। आंसर देखते हैं। ह्यूमन्स हैव बीन ऑन दिस अर्थ फॉर अबाउट 12,000 ईयर्स। ह्यूमन्स यानी हम सभी मानव, मानव इस अर्थ पर लगभग 12,000 सालों से रह रहे हैं। ठीक है, एंड हैव क्रिएटेड अ रकस ऑन दिस अर्थ, और मनुष्य ने इस अर्थ पर रकस क्रिएट किया है। इसमें अर्थ तक तो आपको सवाल से ही मिल जाएगा, केवल यहाँ पे ये लाइन आपको ऐड करनी है, ह्यूमन्स हैव बीन ऑन दिस अर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं। दे हैव डन दिस बाय encroaching on nature. Their increasing population has depleted natural resources, has led to a rise in global temperature। यहाँ पे है encroaching मतलब होता है, encroachment यानी होता है अतिक्रमण करना। ठीक है, तो इंक्रोचिंग यानी अतिक्रमण की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि दे हैव डन दिस बाय। अब उन्होंने रकस कैसे क्रिएट किया है? तो रकस कैसे क्रिएट किया है? नेचर पर अतिक्रमण करके।
ठीक है। देयर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, देयर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का मतलब है मनुष्य की जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या ने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लेटेड किया है। डिप्लेटेड यानी होता है कम करना, क्षय करना। तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज को धीरे धीरे बढ़ती हुई जनसंख्या जो है डिप्लेटेड करती जा रही है, कम करती जा रही है। हैज़ लेड टू राइज इन अ ग्लोबल टेम्परेचर, और यही एक सबसे मुख्य कारण है हमारे ग्लोबल टेम्परेचर के राइज होने का, बढ़ने का। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि मनुष्य जो है लगभग 12,000 सालों से इस धरती पर रह रहा है और उसने रकस क्रिएट कर दिया है। कैसे किया है? नेचर पर इंक्रोचिंग करके, नेचर पर अतिक्रमण करके इनकी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लेटेड किया है, घटाया है, और यही एक कारण है जिससे हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी IMP क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वॉज अंटार्कटिका अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर अ साउथ इंडियन तिशानी दोषी? क्योंकि इस लेसन के जो ऑथर है, जो राइटर है, वो तिशानी दोषी है, और तिशानी दोषी एक साउथ इंडियन है। तो साउथ इंडियन होने की वजह से अंटार्कटिका जैसी जगह पर जाने पर उन्हें क्या क्या प्रोस्पेक्ट का सामना करना पड़ा, क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ा। आंसर देखते हैं। तिशानी दोषी इज़ अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन, and for her to spend 2 weeks in a place like Antarctica was difficult, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination. तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि जो तिशानी दोषी है वो एक साउथ इंडियन है, और साउथ इंडियन होने के कारण सन वर्शिपिंग है, मतलब वहाँ सूर्य की पूजा की जाती है, रोज सूरज के दर्शन किए जाते हैं। एंड फॉर हर, और उनके लिए अंटार्कटिका जैसी जगह पर, प्लेस यानी होता है जगह, अंटार्कटिका जैसी जगह पर 2 सप्ताह स्पेंड करना, 2 सप्ताह बिताना वॉज डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन था। अब कठिन केवल 2 चीज़ों की वजह से था। एक तो पहली चीज़ कि सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस तो परेशान हो ही रहे थे, मतलब उनकी बॉडी पर इसका इफेक्ट पड़ रहा था, वहाँ के टेम्परेचर का, वहाँ के एटमॉस्फेयर का, लेकिन साथ साथ बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, लेकिन साथ साथ अंटार्कटिका जैसी जगह तिशानी दोषी के इमेजिनेशन को, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो पावर होता है, उसको भी इफेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, ये भी IMP ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको प्रोवाइड किया था वो रिपीटेड है, तो अब हम सीधे क्वेश्चन नंबर 8 पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड यानी मनुष्य के भविष्य के लिए क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या दिशा निर्देश हमें मिल सकते हैं, क्या क्या हमें सीख मिल सकती है जिससे हम अपने इस प्रदूषण को, इस ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके। आंसर देखते हैं। ऑल थॉटफुल थॉटलेस एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन काइंड। थॉटलेस एक्टिविटी का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई कार्य करना, उस प्रक्रिया को थॉटलेस एक्टिविटी कहते हैं। अब ऑल थॉटलेस एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन काइंड, मनुष्य की सारी बिना सोची समझी की गई प्रतिक्रियाएं, की गई गतिविधियां, जैसे कि सच एस का मतलब होता है जैसे कि। पहली गतिविधि, इंक्रीजिंग सिटीज एंड कटिंग फॉरेस्ट। सिटीज यानी शहरों को इंक्रीजिंग करना, बढ़ाना, और फॉरेस्ट कटिंग का मतलब होता है जंगलों को काटना। ये पहली एक्टिविटी है जो थॉटलेस है। दूसरी, एंड डिप्लेटिंग ओजोन एंड इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जंगल जब कटेंगे तो इससे क्या होगा, जो ओजोन लेयर है, प्रदूषण बढ़ेगा, और वो प्रदूषण ओजोन को डिप्लेट करता जा रहा है, ओजोन परत का क्षय करता जा रहा है। ओजोन परत का क्षय हो रहा है, साथ साथ जब जनसंख्या बढ़ रही है, सिटीज़ बढ़ रही हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज़ हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज़ होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें इंडिकेशन है कि ह्यूमन काइंड का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। मतलब ह्यूमन काइंड का फ्यूचर बिल्कुल अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि ये सारी थॉटलेस एक्टिविटी ह्यूमन कर रहा है, जिसमें से यहाँ पे मेन 4-5 एक्टिविटीज़ है। पहली एक्टिविटीज़ इंक्रीजिंग सिटीज़, शहरों को बढ़ाना, कटिंग फॉरेस्ट, जंगलों को काटना, डेप्लेटिंग ओजोन, ओजोन लेयर का क्षय होना, एंड इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, एंड ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग होना। ये कुछ ऐसे इन और भी है, ETC यानी एटसेट्रा, मतलब और भी ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो हमारे लिए इंडिकेशन है कि हमारा फ्यूचर कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, IMP क्वेश्चन है, याद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में को देखते हैं अब हम। सो द क्वेश्चन नंबर 9 इज, what are Geoff Green's reason for including high school students in the student on ice expeditions? इसके पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में, जिसमें अंटार्कटिका में स्टूडेंट्स को शामिल किया जाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या कारण है कि इस कार्यक्रम में केवल हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ही शामिल किया जाता है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स मतलब जो 10th तक के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं को शामिल किया जाता है। तो आंसर है, इट वुड हेल्प देम टू अब्जॉर्व, लर्न एंड एक्ट for the benefit of the planet. So, to sensitize them, it is important to provide them the visible life-changing experience. तो सबसे पहली बात, क्योंकि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, मतलब अभी ग्रोइंग एज में है, और ग्रोइंग एज में होने के कारण इट वुड हेल्प देम, यह उनको मदद करेगा। किस चीज़ में मदद करेगा? किसी चीज़ को एब्जॉर्व करने में, उसको सीखने में, और उस तरह का अभिनय करने में। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्लानट, मतलब क्योंकि अंटार्कटिका में जो प्रोग्राम होता है उसमें केवल वही चीज़ें बताई जाती है जो हमारे प्लानट को, हमारे ग्रह को बेनिफिट हो, हमारे ग्रह को फ़ायदा दे सके। और बेनिफिट ऑफ द प्लानट के लिए जो चीज़ें उन स्टूडेंट्स के सामने की जा रही है, उन चीज़ों से वो स्टूडेंट बहुत जल्द ही उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्व कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और वैसा ही एक्ट कर सकते हैं। इसलिए टू सेंसिटाइज दैम, इसलिए उनमें यह संवेदनशीलता भरने के लिए, उन्हें जागरूक बनाने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह ज़रूरी है, टू प्रोवाइड दैम द विजिबल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, कि उन्हें हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा अनुभव देना चाहिए जो कि उनकी लाइफ को बदल सके, उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सके। ठीक है ना, और वो इफ़ेक्ट विजिबल होना चाहिए, मतलब उस इफ़ेक्ट को वो अपनी आंखों के सामने देखे, तभी वो सीख पाएंगे। ठीक है, ये भी एक IMP क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जो कि मोस्ट IMP है। सो द वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन नंबर 10 इज कि वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। बाय नोइंग द हिस्ट्री ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का जो इतिहास रहा है उसको जानने के बाद, वी नो द फैक्ट दैट, हमें यह फैक्ट पता चलता है, हमें यह सच्चाई पता चलती है कि मिलियन ऑफ ईयर्स अगो हाउ अर्थ गॉट डिवाइडेड इनटू अर्थ मास, कि आज से कई सालों पहले ये जो हमारा अर्थ था वो डिवाइडेड हो गया था, टूट गया था, इसका बंटवारा हो गया था, किसमें? अर्थ मासेस में, अलग अलग अर्थ के मासेस में ये टूट गया था। वी कैन अंडरस्टैंड हाउ नेचर वर्क्स, और साथ ही साथ अंटार्कटिका जाके हमें यह भी पता चल सकता है कि हमारी प्रकृति कैसे काम करती है। नेचर यानी प्रकृति, और वर्क यानी काम करना। द मेजर पार्ट ऑफ द अंटार्कटिका कंसिस्ट ऑफ आइस मासेस, सबसे पहली बात कि अंटार्कटिका का जो मेजर पार्ट है, सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है बर्फ से ढका हुआ है। कंसिस्ट ऑफ यानी होता है बना हुआ होना, तो किसका बना हुआ है? आइस मासेस का बना हुआ है, यानी कि वहाँ पे काफ़ी जगह पर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। विच कंसिस्ट कार्बन इन द डेप्थ, जो कि अपनी डेप्थ में, अपनी गहराई में कार्बन लिए हुए है।
विच आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट प्रेजेंट एंड गिव द विजुअलाइजेशन। और यही डेप्थ में छुपा हुआ जो कार्बन है, यही हमारी मदद करेगा किस चीज़ को समझने में, हमारी अर्थ के पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को समझने में। गिव्स द विजुअलाइजेशन मतलब क्योंकि हम इसके पास्ट और प्रेजेंट को जब समझ जाते हैं तो हमें इसके भविष्य का निर्धारण करने में भी मदद मिलती है। ठीक है, तो अंटार्कटिका इस प्रकार अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को अंटार्कटिका जाके हम अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को इस प्रकार समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बात लिखी हुई है कि ये जो हमारा जब हम अंटार्कटिका पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारी अर्थ है वो कई सालों पहले अलग अलग टुकड़ों में टूट चुकी है। दूसरी बात, वहाँ जाकर हमें यह समझ आता है कि हमारी प्रकृति काम कैसे करती है। तीसरी बात, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस मासेस है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है और उसकी गहराई में भी कार्बन है, जिस वजह से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमारी अर्थ का पास्ट कैसे रहा होगा, प्रेजेंट कैसे रहा होगा और अब हम इसके फ्यूचर को भी वहाँ विजुलाइज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, इसको तो आपको याद करना ही है, मस्ट है। ठीक है, तो ये रहा आपका जर्नी टू द एंड का पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कल टेस्ट में ये भी आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट।